Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to study a new chapter of class 8th whose title is A Visit to Cambridge. कैम्ब्रिज क्या है? कैम्ब्रिज एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। और विजिट मीन्स क्या होता है? विजिट मीन्स होता है यात्रा। यानी ये जो चैप्टर है और इसके राइटर हैं फिरदौस कांगा, जो कि एक जर्नलिस्ट थे और एक राइटर थे। यानी उन्होंने एक यात्रा की थी कैम्ब्रिज की। उन्होंने यात्रा में जो अनुभव किया, उनकी यात्रा में क्या क्या हुआ, उसका पूरा वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करे बगैर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? असामान्य, यानी सामान्य से बहुत ऊपर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, उन लोगों की कहानी है। उनकी मीटिंग की कहानी है कि कैसे दो टैलेंटेड लोग मिले। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। अब डिफरेंटली एबल्ड क्या होता है बच्चों? डिफरेंटली एबल्ड मीन्स होता है जब कोई हैंडीकैप्ड होता है, यानी जब कोई विकलांग होता है तो अब उसको विकलांग ना कहकर क्या कहा जाता है? स्पेशल चाइल्ड या डिफरेंटली एबल्ड, यानी जो एबल है, काबिल है, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से, सामान्य लोगों से थोड़ा सा अलग। अब ये इन दो लोगों के बीच की कहानी है जो कि दो के दोनों ही डिफरेंटली एबल थे, यानी दोनों ही विकलांग थे। उनकी मीटिंग कैसे हुई, कैसे वो दोनों मिले, उनमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ, पूरा इस चैप्टर में उसी का वर्णन किया गया। और वो कौन कौन से दो लोग थे? पहले थे स्टीफन हॉकिंस। ये कौन थे स्टीफन हॉकिंग? एंड एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स ये जो थे ये भौतिकी के ज्ञाता थे, लेकिन किसके? एस्ट्रो, जो तारों सितारों के बारे में अध्ययन करते थे, भौतिकी विज्ञान का। ठीक है। हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जिनको एक प्रॉब्लम थी। हु सफर्स मीन्स होता है जिनको कष्ट था, प्रॉब्लम था, किस चीज़ से? अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, यानी उनको पैरालिसिस की बीमारी थी, एक तरह की पैरालिसिस थी। पैरालिसिस एक बीमारी होती है जिसमें इंसान के शरीर का कोई भी जिस हिस्से में पैरालाइज होता है, चाहे वो बाएं साइड हो चाहे दाहिने साइड हो, पूरा अंग कार्य करना बंद कर देता है। तो उनको एक तरह की पैरालिसिस थी। दैट कन्फाइंस हिम टू द व्हील चेयर। कन्फाइंस मीन्स क्या होता है? यानी बांधे रखना। यानी उनको ऐसी बीमारी थी जो उनको व्हील चेयर पर बांधे रखती थी। यानी ऐसी बीमारी थी, पैरालिसिस था, जिसकी वजह से वो ना चल सकते थे, ना फिर सकते थे, ना अपना कोई काम कर सकते थे, इसलिए उनको व्हील चेयर पर रहना पड़ता था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। यानी उनका जो बॉडी थी वो टोटली पैरालाइज थी, यानी पूरी तरह से पैरालाइज होने की वजह से वो अपने शरीर के हाथ पैर को बिल्कुल नहीं हिला पाते थे। और उनके शरीर में सिर्फ एक काम कर पाता था, वो था अलाउज हिम टू स्पीक। वो बोल पाते थे, लेकिन कैसे? वो मुंह से बोल नहीं पाते थे, बल्कि कैसे बोलते थे? ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पे के थ्रू ही वो बोल पाते थे। उनका कंप्यूटर एक बटन से अटैच था, और जब भी वो कुछ कहना चाहते थे तो कंप्यूटर का जो बटन था वो उसको प्रेस करते थे, उस कंप्यूटर पे वर्ड्स दिखने लगते थे, और जो वर्ड वो बोलना चाहते थे उसको प्रेस कर देते थे। इसका मतलब वो बटन के थ्रू ही बात करते थे। यानी वो टोटली पैरालाइज थे, वो बोल भी नहीं सकते थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, सिर्फ उनकी उंगलियां काम करती थी, जिससे वो बटन को दबा देते थे कंप्यूटर का, और जिसके थ्रू वो दूसरों से बात करते थे। तो एक तो इसमें दो लोगों की बात की गई है, दो डिफरेंटली एबल लोगों की बात की गई है। पहले थे स्टीफन हॉकिंग, जो कौन थे? एस्ट्रोफिजिक्स थे। ठीक है। और उनको प्रॉब्लम थी किस चीज़ की? पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते थे। ठीक है। और कोई भी उनका अंग काम नहीं करता था, सिर्फ उनकी उंगलियां चलती थी। अब दूसरे कौन थे? फिरदौस कांगा। अब दूसरे थे फिरदौस कांगा, जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं। एंड ही वॉज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट, यानी वो राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में ही रहते हैं। लिव्स मीन्स क्या होता है? रहना, और वर्क्स मीन्स होता है काम करना। जो मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई में ही काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स मीन्स क्या होता है? यानी एकदम कमज़ोर हड्डियाँ। उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर थी कि बहुत जल्दी वो टूट जाती थी, इसलिए वो चल फिर नहीं सकते थे। एंड लाइक हॉकिंस मूव्स अराउंड अ व्हील चेयर, यानी उनको प्रॉब्लम थी ब्रिटल बोन्स की, यानी उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर थी कि वो भी हॉकिंस की तरह ही व्हील चेयर पर चलते थे, यानी दोनों के दोनों ही व्हील चेयर पर रहते थे। नाउ नेक्स्ट,
कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। अब ये कौन कहता है? कांगा कहता है। फिरदौस कांगा क्या कहता है कि कैम्ब्रिज जो जगह थी, इट वॉज माई ए मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर मीन्स होता है रूपक, यानी इंग्लैंड का दूसरा नाम ही उनके लिए क्या था? कैम्ब्रिज। वो क्या, चाहे कैम्ब्रिज का है चाहे इंग्लैंड का है, उनके लिए दोनों एक ही समान था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। लेकिन कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है, अनोखी बात है कि दैट मीन्स होता है कि व्हेन, जब मैंने इसे छोड़ा, यानी जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा, वहाँ से फिर वापस मुंबई आया, तो इट हैड बिकम मीन्स क्या होता है? होना। तो ये मेरे लिए हो गई कुछ और, यानी इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया और ये मेरे लिए कुछ और बन गई। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर। क्यों उसकी वैल्यू बढ़ गई? क्योंकि इस बार जब वो कैम्ब्रिज गए थे तो वहाँ पर वो स्टीफन हॉकिंस से मिले थे, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। अब ये क्या कहते हैं? इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर। कहते हैं कि मैं एक टूर पर गया था थ्रू कैम्ब्रिज, जो कि कैम्ब्रिज से होकर जाता था वो टूर, यानी मैं टूर पे जा रहा था और उस टूर में वो कैम्ब्रिज भी गए थे। तो जब वहाँ गए थे तो क्या हुआ? दैट द गाइड, जो वहाँ का गाइड था, टूर का जो गाइड था, उसने बताया, मेंशन मीन्स उसने बताया स्टीफन हॉकिंस, कि स्टीफन हॉकिंस के बारे में वहाँ के गाइड ने ही उनको बताया। और क्या कहा गाइड ने? पुअर मैन। स्टूडेंट, पुअर मीन्स होता है गरीब, और पुअर की दूसरी भी मीनिंग होता है बेचारा। तो उन्होंने स्टीफन को क्या कहा? बेचारा। यहाँ पुअर का क्या मतलब है? बेचारा। पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। अब वो गाइड कहता है कि वो बहुत पुअर है, बेचारे हैं, क्योंकि क्वाइट यानी बिल्कुल ही वो डिसेबल्ड है, यानी वो किसी भी शरीर से उनका कोई भी अंग काम नहीं करता, वो विकलांग है पूरी तरह से। दो ही इज वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन। फिर वो कहता है कि दो मीन्स चूंकि, यद्यपि, ही इज वर्दी सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स होता है कि उत्तराधिकारी, यानी जैसे पिता होते हैं उनके बाद उनका बेटा होता है, तो वही कहते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो आइजैक न्यूटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, न्यूटन लॉ पढ़ते होंगे। तो जो आइजैक न्यूटन थे उनके बिल्कुल सच्चे उत्तराधिकारी थे, यानी जितना ज्ञान न्यूटन को था लगभग उतना ही इनको भी था। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में, जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जहाँ पर न्यूटन रहते थे, काम करते थे, उसी चेयर पर अब ये हॉकिंस भी बैठते थे। कहने का ये मतलब कि जो पोस्ट न्यूटन की थी, अब वही उसी पोस्ट पर ये भी कार्य कर रहे थे, और एक तरह से वो इतने काबिल थे कि वो न्यूटन के समझो सच्चे उत्तराधिकारी थे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever lived here. अब वो क्या कहते हैं? अब कौन क्या कहते हैं? फिरदौस कांगा जो राइटर है वो क्या कहते हैं? एंड आई स्टार्टेड, और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा, मैंने बिल्कुल शुरू कर दिया ये जानना। क्या शुरू कर दिया? बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, क्योंकि उस समय जब वो कैम्ब्रिज में थे वो भूल गए थे कि मुझे हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस यहीं रहते हैं। लेकिन जब गाइड ने उनको बताया तो बिल्कुल उनको, जो कि वो भूल चुके थे, उनको याद आया दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स, कि ये जो सबसे ब्रिलियंट, सबसे बुद्धिमान लेकिन पूरी तरह से पैरालाइज जो एस्ट्रोफिजिस्ट है, जो भौतिक के ज्ञाता हैं, और ये ज्ञाता, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता होते हुए भी ये ऑथर भी हैं। ऑथर मीन्स राइटर भी हैं एक बुक के। उस बुक का क्या नाम था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक बुक के राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं। और ये बुक कैसी थी? वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर। और ये बुक इतनी अच्छी थी कि जितनी इसकी कॉपियाँ बुक बिकी हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुकों में से ये बुक एक थी। और तो वो भूल गए थे कि वो यहाँ रहते हैं, इसलिए देखिए क्या लिखा, आई स्टार्टेड लिव्ड हियर। इसलिए उन्होंने, जो फिरदौस कांगा थे, उन्होंने सोचा कि मैं भी अब यहाँ पर रुकूंगा कैम्ब्रिज में और उनसे मिलकर ही यहाँ से जाऊंगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, When the walking tour was done, अब वो कहते हैं जब ये वॉकिंग टूर मेरा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, I rushed to a phone booth। तो मैं, रस्ट मीन्स क्या होता है? भागना या गया। मैं कहाँ गया? फोन बूथ पर गया। एंड ऑलमोस्ट
टेयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। अब चूंकि ये जो पैरालाइज थे, ये भी फिरदौस कांगा भी पैरालाइज थे, तो वो जब फ़ोन बूथ पे गया तो वो अंदर नहीं जा पाए, अपनी व्हील चेयर पर बाहर बैठ के ही उन्होंने फ़ोन का जो रिसीवर था उसको बाहर किसी तरह लिया। तो वही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट टेयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। तो यानी इतनी तेज़ी से उन्होंने कॉर्ड को इतनी दूर तक खींचा कि लगभग वो टूटने ही वाला था, लेकिन तब तक वो जाकर वहाँ उनके तक पहुँच पाया। एंड फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस। और फिर वो वहाँ पर जाके क्या किए, फ़ोन बूथ पर जाकर उन्होंने तेज़ी से कॉर्ड को खींचा और वहाँ और बड़ी मुश्किल से कॉर्ड उनके तक पहुँचा और उन्होंने स्टीफन हॉकिंस के घर पे फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। अब लाइन पर कौन था, लाइन पर जो स्टीफन हॉकिंस थे उनके असिस्टेंट थे। उन्होंने क्या कहा, एंड आई टोल्ड हिम, और फिरदौस कांगा ने उनसे कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। प्रोपेल्ड मीन्स क्या होता है कि जैसे आगे की ओर झुक कर वो बात कर रहे थे, ठीक है, व्हील चेयर पे। तो यही कह रहे हैं कि मैंने उनके असिस्टेंट से कहा कि मैं इंडिया से आया हूँ, ठीक है, और मैं टोटल व्हील चेयर पे हूँ। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द ऑनलाइन, आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि मैंने उसको बताया कि मैं व्हील चेयर पे हूँ और मैं व्हील चेयर पे इंडिया से यहाँ पर कैम्ब्रिज आया हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। अब वो क्या कहते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। वो कहते हैं कि मैं ब्रिटेन आया हूँ ये जानने के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के पूरी यात्रा के बारे में वर्णन करने के लिए इंडिया से यहाँ पर व्हील चेयर पर आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, और मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे 10 मिनट भी देंगे तो भी बहुत मेरे लिए कारगर होगा। इवन 10 मिनट्स यानी 10 मिनट भी वुड डू, मेरे लिए बहुत काम करेगा। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मीन्स क्या होता है, आधे घंटे। ही सेट फ्रॉम 3:30 to 4। अब उनके असिस्टेंट ने क्या कहा कि चलो ठीक है, आपको आधे घंटे दिए जाते हैं। और टाइमिंग क्या थी, 3:30 बजे से 4 बजे तक आधे घंटे उनको मिलने का टाइम दे दिया गया। स्टूडेंट, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, इसका मतलब ये बताया कि शायद उन्होंने सोचा कि मैं पूरी तरह से बहुत तकलीफ से यहाँ पर आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आगे की तरफ झुक के बात कर रहा हूँ, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह से वो हॉकिंसन से के असिस्टेंट से बात करते हैं। कौन बात करता है, इस चैप्टर के राइटर जिनका नाम था फिरदौस कांगा, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे 10 मिनट भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन उनको आधे घंटे की अपॉइंटमेंट मिल जाती है और टाइमिंग क्या रहती है, 3:30 से 4, ठीक है। स्टूडेंट, मैं इस तरह से आप लोग को इसलिए रिवाइज करा रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि इस साल से आपको MCQs भी आएंगे एग्जाम में। तो अगर आप लोग इस तरह से एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद रिवाइज कर लेंगे तो जो भी MCQ पूछा जाएगा उसका आंसर आप इजिली दे पाएंगे। नाउ लेट्स मूव। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। उन्होंने कहा कि मैं अचानक बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और मुझे लगा कि मैं जैसे और भी ज़्यादा डिसेबल्ड हो गया हूँ, यानी मुझे और ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच। वो क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल फेड अप हो गया। फेड अप मीन्स होता है तंग आ गया हूँ। क्या यहाँ से फिर से पढ़िए, ग्रोइंग अप डिसेबल, यानी आप जब डिसेबल्ड होकर, यानी अगर आप विकलांग हैं और आप विकलांगता के साथ बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। तो आप इस बात से बिल्कुल तंग आ जाते हैं कि लोग बार बार आपसे कहते हैं कि बी ब्रेव, कि बहादुर बनो, सच्चाई को सामना करो, लोगों से फेस करो। मतलब बार बार वो जो ब्रेव होने का, बहादुर बनने का जो बार बार सजेशन देते रहते हैं, इससे हम लोग बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं, बिल्कुल तंग आ जाते हैं। कौन, जो कि डिसेबल्ड हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। अब वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हम लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं, और हम लोग इतने लेजी हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोगों का कोई अकाउंट है। देखिए, यू हैव अ करेज अकाउंट, करेज मीन्स हिम्मत। जैसा लगता है कि हम लोग हिम्मत, साहस का कोई अकाउंट खोल रखा है और जिसमें से हम लोग इतने लेजी हैं कि एक चेक भी नहीं निकाल सकते।
कहने का मतलब लोग हम लोग को बार बार कहते हैं कि बहादुर बनो, हिम्मत रखो। ऐसा इसलिए कहते रहते हैं जैसे कि लगता है कि हम लोग के अंदर हिम्मत ही नहीं है, और इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग, जैसे किसी अकाउंट में अगर आपका पैसा हो तो चेक निकाल से पैसा निकालने में कितना कम टाइम लगता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। वैसा हम लोग समझते हैं हम लोग के पास भी हिम्मत का पूरा बैंक खुला और हम लोग आसानी से हिम्मत निकाल सकते हैं। कहने का मतलब वो लोग हमेशा हिम्मती बनो इस तरह के सजेशन देते रहते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। अब क्या कहते हैं फिरदौस कांगा कि किसी, हम लोगों को हिम्मत इस बात से नहीं मिलती है कि लोग हम लोग को बार बार कहें कि बहादुर बनो, बल्कि कैसे मिलती है? द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, सिर्फ एक चीज़ जो हम लोगों को बहुत स्ट्रांग बनाती है वो है इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। यानी हमको जो स्ट्रांग हम लोग होते हैं वो सिर्फ इस चीज़ से होते हैं, इज सीइंग समबडी, कि हम जैसा ही कोई, समबडी लाइक यू यानी हम जैसा ही कोई, अचीविंग समथिंग ह्यूज, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, यानी हम जैसा ही कोई इंसान जब कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है, कुछ बड़ा प्राप्त करता है, तब हम लोग को उसको देख के जो हिम्मत मिलती है, इस तरह से हम लोग को और स्ट्रांग बनते हैं, ना कि किसी के कहने से। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब ऐसा लगता है कि हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना ज़्यादा संभव है, यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कि इतना संभव है कि हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। रीच आउट मीन्स पहुँच सकते हैं, फर्दर मीन्स आगे, हम लोग बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं है उससे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हम लोगों को फील होता है जब हम अपने जैसे ही किसी बंदे को देखते हैं कि उसने इतना सक्सेस अचीव की, इतनी सफलता उसने प्राप्त की। आई हैवंट बीन ब्रेव, अब वो क्या कहते हैं, सेट हिज एम्बडीड कंप्यूटर वॉइस। अब वो क्या कहते हैं, किसकी कंप्यूटर वॉइस कहती है ये बात कहती है, द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। अब वो क्या कहते हैं कि जब नेक्स्ट आई हैव, कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, ये कौन कहता है, ये कंप्यूटर की वॉइस कहती है। द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। अब वो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। लोग सोचते हैं कि विकलांग होना चॉइस है, हम लोग चॉइस के उससे थोड़ी विकलांग होते हैं, जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए अब जब हम विकलांग हैं तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें बहादुर बनना ही है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और विकलांग होने का कोई चॉइस नहीं था जिससे मैंने चूज़ किया, मैं तो भाई गॉड गिफ्टेड है, जो ईश्वर देगा वो हमें लेना है, इसलिए हमें तो लेना ही पड़ा, विकलांगता को सहना ही पड़ा, इसके लिए कोई हमने चॉइस नहीं थी की। Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. अब surely I wanted to say, अब वो क्या कहता है कि surely मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, क्या, living creatively with the reality of his disintegrated body was a choice। वो कहते हैं कि क्या इस डिसइंटीग्रेटिंग यानी जो टूटी फूटी हमारी बॉडी है उसके साथ हमें क्रिएटिविटी दिखाना या उसके साथ हमें जीना क्या हमारी चॉइस है, विद द रियलिटी, ठीक है, यानी इस सच्चाई के साथ कि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है और हमें फिर भी क्रिएटिव होके रहना है, क्या हमारे लिए चॉइस की बात है, यानी क्या हमने इसको चुना है। बट आई केप्ट क्वाइट, यानी इसको हम लोगों ने चुना नहीं है, ये तो हम लोगों को मिल गई है और जब मिल गई है तो हमें इसे निभाना है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैंने शांति रखी, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. अब ये कहते हैं फिरदौस कांगा कि मुझे बहुत गिल्टी फील हुई। क्यों गिल्टी फील हुई? क्योंकि जब भी वो कोई क्वेश्चन करते थे तो उनको बोलना पड़ता था, रिस्पॉन्ड करना पड़ता था, किसके, वो हॉकिंस को, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करते थे, वो बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो बटन को दबाकर बोलते थे। इसलिए जब उनको इतनी मुश्किल में वो देखते थे तो उनको गिल्टी फील होता था। गिल्टी मीन्स होता है अपराध महसूस होता था, अपराध बोध होता था कि आखिर मैंने क्वेश्चन क्यों किया। आई फेल्ट मीन्स महसूस करना, गिल्टी मीन्स अपराध, मैं अपने को अपराधी महसूस करता था हर बार, एवरी टाइम, हर बार। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना, यानी जब भी मैं उनको जवाब देने के लिए फोर्स करता था तो मैं हर बार अपने आप को अपराधी महसूस करता था। देयर ही वॉज, वो क्या कहते हैं, वो देखो वो वहाँ पर हैं, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने
उनके हाथ में जो छोटा सा स्विच है उसको टैप कर रहे हैं, उसको बार बार दबा रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। और कंप्यूटर पर वो उस शब्दों को देख ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जिन शब्दों के थ्रू वो बोल पाएँ। यानी जैसे उनको खुश, मैं खुश होता हूँ बोलना है तो वो खुश वर्ड ढूंढते हैं, इस तरह से वो उसको वर्ड को ढूंढ रहे हैं और जो वर्ड आ जाता है उसको वो प्रेस कर देते हैं बटन को। इस तरह से उनको करने में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत मुश्किल आ रही है, इसीलिए वो जो राइटर है वो अपने आप को बहुत अपराधी महसूस करते हैं। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। अब वो कहते हैं कि उनके शरीर में सिर्फ एक ही मूवमेंट थी, मूवमेंट मीन्स गति, उनका शरीर सिर्फ एक ही गति कर पाता था और वो था हिज लॉन्ग पील फिंगर। सिर्फ उनकी जो लंबी पतली पीली उंगलियां थी सिर्फ वही मूवमेंट कर पाती थी, और उस मूवमेंट के वो क्या कर रही थी वो बटन को टैप करती थी जिससे वो बोल पाते थे, यानी उनके अंदर की जो भावनाएं होती थी वो बाहर आती थी। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स एकदम गुस्से से, कुंठा से भर जाना। एग्जॉशन, एग्जॉशन मीन्स एकदम जैसे शरीर एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे थक जाता है। और बार बार जब भी वो जवाब देते थे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी आइज़ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, गुस्से में थोड़ी हो रही है और वो बिल्कुल से थक जा रहे हैं। एग्जॉशन मीन्स थक जाना, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स थोड़ा गुस्सा। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। एंग्विश मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध। और राइटर कहता है कि सिटिंग अपोजिट हिम यानी उनके सामने बैठकर, अपोजिट मीन्स होता है सामने, उनके सामने बैठकर आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनके गुस्से को महसूस कर सकता था। द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स। बॉइंट मीन्स क्या होता है? बॉइंट मीन्स होता है कि भरे हुए, यानी जीवन से भरे हुए थॉट्स। उनके माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे थे? जो कि जीवन से भरे हुए थे, यानी वो इतने पैरालाइज्ड होने के बाद भी अपने को हारा हुआ महसूस नहीं करते थे और हमेशा खुश रहते थे। उन इतने ज्ञानी थे, इसलिए उनके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे। कैसे थॉट्स आते थे? ऐसे थॉट्स मीन्स होता है विचार, ऐसे विचार आते थे जो कि इस जीवन से भरपूर होते थे। तो वही क्या कह रहा है? द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। उनका माइंड जो कि जीवन से भरे विचारों से भरपूर था, भरा हुआ था, दैट केम आउट, लेकिन जब वो बाहर आता था तो इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, तो वो एकदम से ठंडे फ्रेजेस और सेंटेंसेस से भरा रहता था, यानी वो स्टिफ एज कोप्स। कोप्स मीन्स क्या होता है? लाश। ऐसा लगता था कि उनके जो जो वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जो शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठंडे पड़े हों जैसे कोई लाश। क्यों? जबकि उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल जीवन से भरे हुए विचारों से परिपूर्ण था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जो मशीन थी वो उसमें वॉइड मॉड्यूलेशन नहीं था, यानी जब हम बोलते हैं कुछ तो आवाज़ में हमारे उतार चढ़ाव होता है, कुछ इमोशंस दिखाई देते हैं। दुखी होते हैं तो हमारी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, खुश होते हैं तो बिल्कुल भरी हुई ज़िंदगी से भरपूर होती है। लेकिन वो तो बोल ही नहीं पाते थे, वो तो अपने विचारों को सिर्फ कंप्यूटर पर लिख लिख के बताते थे। इसलिए जो उनकी जो वो बोल रहे हैं तो उनकी बातों में वो खुशी है या गम है, क्या है, ये चीज़ महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए उनके जो शब्द थे वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे, ऐसा राइटर कहना चाह रहा। अ लॉट ऑफ पीपल सीम मीन्स होता है प्रतीत होना, टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। अब वो क्या कहता है कि बहुत सारे, अ लॉट ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग प्रतीत होते हैं, टू थिंक सोचना, यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हुए प्रतीत होता है, ये सोचते हैं कि, दैट मीन्स कि डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो विकलांग होते हैं, वो बचपन से ही हमेशा से ही अनहैप्पी रहते हैं, नाखुश रहते हैं। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। उन्होंने कहा, फिरदौस कांगा ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए सही नहीं है। और ये बात हॉकिंस ने भी कही कि आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मेरे लिए तो ये सही बात नहीं है क्योंकि मैं तो बिल्कुल खुश रहता हूँ। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? वो कहते हैं कि क्या तुम अंदर ही अंदर हंस रहे हो? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड। कहने का ये मतलब है कि जो कांगा थे, वो फिरदौस कांगा थे, वो कहते हैं कि आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि मैं भी विकलांग हूँ लेकिन मैं हमेशा दुखी नहीं रहता। तो ये बात मेरे लिए तो सही साबित नहीं होती कि जो डिसेबल्ड है वो हमेशा दुखी रहते हैं। फिर वो पूछते हैं उनसे, किससे? हॉकिंस से पूछते हैं, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? क्या आप अंदर से हंस रहे हैं? आप मेरी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर हंस रहे हैं? अबाउट 3 minutes लेटर, अब जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तब लगभग 3 मिनट बाद
हॉकिंस ने रिस्पॉन्ड किया यानी उत्तर दिया। क्या बोला? आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रनाइज मी। उन्हें कहा कि जब लोग मुझे पैट्रनाइज करते हैं, यानी जब लोग मुझे देखते हैं तो और सोचते हैं कि अरे इससे बेटर तो मैं हूँ, ये तो कुछ चल फिर नहीं सकता, बेकार है, तो उनको लगता है, तो लोग अपने को मुझसे ग्रेट समझते हैं, मुझसे सुपीरियर समझते हैं कि मैं तो चल फिर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि जब मैं ये देखता हूँ लोगों को इस तरह से कि मुझे देख रहे हैं, मुझे बेचारा समझ रहे हैं, तो ये सब देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कहने का ये मतलब है कि जो हॉकिंस है उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, लोग मुझे दया दिखाएं, बल्कि वो बुद्धि से इतने आगे हैं और इतने स्मार्ट हैं कि वो कभी भी हमेशा खुश रहते हैं और कभी भी ये चीज़ अपने मन में नहीं आ देने देते कि वो पैरालाइज्ड है। इसलिए जब लोग उनको देखते हैं और वो बेचारगी उनको दिखाते हैं तो उनको ये देखकर मज़ा आता, आनंद आता है। And do you find it annoying when somebody like me comes and disturb you in your work? अब पूछते हैं फिरदौस कांगा पूछते हैं हॉकिंस से कि एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग? अनोइंग मीन्स होता है गुस्सा दिलाने वाला, इरिटेटिंग। कहते हैं कि क्या आपको गुस्सा आती है? व्हेन, जब समवन लाइक मी, जब कोई मेरी तरह आता है और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में, तो क्या आपको गुस्सा आती है? अनोइंग मीन्स गुस्सा। द आंसर फ्लैश्ड, थोड़ी देर बाद आंसर स्क्रीन पर आया। फ्लैश्ड क्यों लिखा है? क्योंकि आंसर स्क्रीन पर आकर आया, फ्लैश हो रहा है। वो कहते हैं यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और यह कहकर वो स्माइल करने लगे। और उनकी स्माइल कैसी थी? वन वे, यानी उनका चेहरा ऐसे एक साइड रहता था और एक ही साइड वो ऐसे करके हंसते थे, दोनों साइड से नहीं हंसते थे। एंड जैसे आप लोग उसकी लेसन में फ़ोटो दी गई है, उस फोटो में देखिए तो ऐसा बनाया कि वो उनका चेहरा ऐसे है, वो एक ही साइड से हंसते हैं। एंड देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। अब पोइट, ये राइटर क्या कहते हैं कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, यानी मैं बहुत इमोशनल हुए बगैर या मूर्ख हुए बगैर ये बात आपसे कह रहा हूँ, यानी ये बात बिल्कुल सही है, दैट की आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। मैंने जब उनको स्माइल करते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैं इस दुनिया के सबसे अच्छे सुंदर लोगों में से एक इंसान को देख रहा हूँ, यानी इस दुनिया में जितने भी सबसे सुंदर लोग हैं, सबसे स्मार्ट लोग हैं, उनमें से एक इंसान मेरे सामने है और मैं उसको देख रहा हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा फिरदौस कांगा ने कहा। किसके लिए कहा? स्टीफन हॉकिंस के लिए कहा। कब कहा? जब वो स्माइल करते हैं। एट फर्स्ट अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। अब वो कहते हैं फिरदौस कांगा कि जब आप पहले, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, यानी आप जब पहली बार झलक देखिए हॉकिंस की तो वो कैसी होती है? बहुत शॉकिंग होती है, यानी बहुत थोड़ी सी आपको झटका लगेगा जब उनको आप देखेंगे। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो जब आप उनको पहली बार देखते हैं तो वो कैसे लगते हैं? जैसे कोई स्टिल फोटोग्राफ हो, यानी एक शांत फोटोग्राफ। जैसे आप फोटो होती है, आप उसमें देखिए इंसान जिस पोजीशन में फोटो में रहता है उसी में रहता है, हिलडुल तो नहीं सकता फोटो में, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोटोग्राफ देख रहे हैं हम लोग। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन, और बिल्कुल वैसे ही वो दिखाई देते हैं जैसे कि उनकी पिक्चर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में छपती है। हैव टर्न 3 डायमेंशनल, जैसे उनकी मैगजीन में चाहे जिस तरफ से फ़ोटो ली जाए, 3 डायमेंशनली लिया जाए तीनों साइड से, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, उसी तरह वो रियल लाइफ में भी वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं, और ये देखकर थोड़ा सा शौक लगता है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम। फिर कहते हैं कि जब आप उनको देखेंगे तो उनका जो हेड होता है वो ट्विस्टेड रहता है, यानी ऐसे घुमा हुआ रहता है, साइडवेज, साइड की तरफ, इनटू अ स्लम, थोड़ा सा झुका हुआ साइड की तरफ, उनका सर ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। एंड द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो उनका जो शर्ट पहने रहते हैं वो हल्की सी लाइट ब्लू कलर की रहती है, उसके अंदर उनका सर ऐसा जैसे घुसा हुआ रहता है। एंड द वेस्टेड लेग्स, और उनके जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, बिल्कुल वेस्टेड लगते हैं, यानी एकदम जब पैरालाइज होते हैं तो एकदम से झूल कर पैर ऐसे लटके हुए रहते हैं जैसे उस पर कोई जान ही ना हो। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, लेकिन जो उनकी आंखें होती हैं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बोल सकती हैं, लेकिन वो क्या है, वो भी स्टिल रहती हैं। ठीक है, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल, तब भी
यहाँ पे स्टिल का क्या मतलब, देखो यहाँ पे स्टिल का मतलब है कि बिल्कुल से जो हिले डुले ना, स्टिल फोटोग्राफ जो कहा गया था, ठीक है। और ये स्टिल का मतलब है तो भी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, यानी उनकी जो आंखें हैं वो भी ऐसा लगता है वो कुछ बोल रही हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं। और दे आर सेइंग, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ ह्यूज यानी कुछ बहुत बड़ा या कुछ अर्जेंट, बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ें वो कह रही हूँ। कौन कह रही हूँ? उनकी आंखें। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन वो बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन जब आप उनको देखते हैं, बट यू आर शेकन, तब आप बिल्कुल हिल जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ देख ली है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उसको देख सकेंगे। कहने का ये मतलब, आप इतने जब आप उनको देखते हैं तो थोड़ा शॉकिंग लगता है कि कैसे हैं बेचारे, हिल डुल नहीं सकते, टोटली पैरालाइज्ड हैं। फिर भी जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वो इतने ग्रेट पर्सन हैं और उनसे मिलना कोई मामूली बात नहीं है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. अब जो राइटर थे वो कहते हैं कि सर आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। बीइंग मीन्स होता है कि होना, कि आप बताइए कि किसी भी इंसान को डिसेबल्ड होने में, विकलांग होने में सबसे अच्छी चीज़ क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, ये बात मैंने उनसे पहले पूछी। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब वो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में, डिसेबल्ड होने में कोई अच्छी बात है। आई थिंक आई सेड, उन्होंने कहा, डू यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। सिर्फ आप एक चीज़ ढूंढ सकते हैं इस दुनिया में, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो सिर्फ एक चीज़ जान सकते हैं, यू डू डिस्कवर, आप एक ही चीज़ की खोज कर सकते हैं, हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि संसार में कितनी दया बची है। यानी अगर आप डिसेबल्ड है, विकलांग है, तो लोग आप पे दया दिखाते हैं, तो आपको सिर्फ इतना महसूस हो जाएगा कि हाँ, इस संसार में कितनी दया है। कोई आपको दया दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, या कितना दिखा रहा है, सिर्फ आप यही जान सकते हैं अगर आप डिसेबल्ड हैं तो। यस ही सेड, उन्होंने भी यही कहा। ये बात पहले कांगा ने कही, फिर उसके बाद हॉकिंस ने भी ये बात एक्सेप्ट की। It was a disadvantage of his voice synthesis that it could convey no inflection. अब क्या कहते हैं कांगा, कि ये एक डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज मीन्स, जिसका एडवांटेज मीन्स होता है फ़ायदा होना, डिसएडवांटेज मीन्स होता है नुकसान होना। ये नुकसान की बात थी कि जो उनकी वॉइस थी, वॉइस मीन्स आवाज़ थी, वो वॉइस सिंथेसाइज़र, यानी जो उनकी आवाज़ को जो सिंथेसाइज़र था, यानी जो कैच करने वाला था, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, वो कोई मॉड्यूलेशन यानी उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को नहीं बता पा रहा था, बस जो वो बात कहना चाहते थे बस उन शब्दों को लिख दे रहा था। नो शेडर और टोन, ना तो उनकी आवाज़ में क्या टोन है, या वो दुखी हैं, खुश हैं, तेज़ बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बता पा रहा था। सिर्फ क्या बता रहा था, सिर्फ वो जो भी वो कहना चाह रहा था उन शब्दों वर्ड्स को लिख दे रहा था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियास्टिकली, स्टूडेंट इसको कैसे पढ़ेंगे, एंथ्यूजियास्टिकली। और राइटर ने क्या कहा, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियास्टिक, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने उत्साह से, इंथ्यूजियास्टिकली मीन्स होता है कितने उत्साह से ही एग्रीड विद मी, कि वो मुझसे बात करने के लिए कितने उत्साह से एग्री हुए थे। मैं इस बात को बता ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जो वॉइस रिकॉर्डर था उसमें कोई भी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था, यानी जो वॉइस रिकॉर्डर से आवाज़ आ रही थी उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर बार मैं अपनी चेयर पर शिफ्ट होता था, और जब भी शिफ्ट हो खसकूँ तो बार बार मैं रिस्ट मीन्स होता है कलाई पे लगाने वाली घड़ी, रिस्ट वॉच को बार बार देखता था ताकि मैं टाइम जान सकूँ। क्यों है वो देखते थे, क्योंकि सिर्फ उनको आधे घंटे दिए गए थे मीटिंग के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। और वो कहते हैं कांगा कि मैं चाहता था टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट, कि मैं अपने 30 मिनट्स में से हर मिनट को, हर सेकंड को वैल्यूएबल बनाना चाहता था। कुछ ऐसा पूछना चाहता था कि उसमें कुछ मैं अच्छे सवाल कर सकूं और उनसे उनके बारे में जान सकूं, यानी इम्पोर्टेंट बनाना चाहता था हर एक मिनट को। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ
एंड एक्सिलरेशन। उन्होंने क्या कहा, कांगा ने कहा कि मैंने बहुत ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत बड़ा आराम मिला, रिलीफ मीन्स आराम मिला, एंड एक्सिलरेशन, और मुझे बहुत रोमांच मिला, यानी मुझे बहुत एडवेंचर फील हुआ, इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी कितनी पॉसिबल है। यानी जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत आराम मिला और बहुत रोमांच हुआ, यानी मैं बहुत सुनकर सोचकर रिलीफ मुझे हुआ कि मेरी बॉडी में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी मेरी बॉडी तो अभी भी बहुत ज़्यादा केपेबल है, यानी अभी मेरी बॉडी पूरी तरह से ख़राब नहीं है, इसमें तो बहुत सारे चांसेस हैं कार्य करने के। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हाउ लिटिल इट मैटर्ड, इससे क्या मतलब हुआ कि देन दैट कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं सकता या कभी खड़ा नहीं हो सकता, तो क्या हुआ, इसके अलावा भी मेरे शरीर में बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। एंड हाउ लिटिल इट मैटर्ड, और इसका तो कोई महत्व ही नहीं है कि मैं चल नहीं सकता या मैं खड़ा नहीं हो सकता। उनका कहना है कि मैं चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, पर बाकी काम तो मैं कर सकता हूँ। तो हमें अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो क्वालिटी है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। I told him how he had been an inspiration beyond clutch for me. अब राइटर क्या कहता है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, यानी राइटर ने, फिरदौस कांगा ने हॉकिंस से कहा कि हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, कि आप मेरे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा हो, बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, यानी मेरे लिए बगैर हिचकिचाहट के मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हो। एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम, और मैं उन सब के लिए कहता हूँ कि आप सब के लिए प्रेरणा स्रोत हो जो सोचते हैं कि उनकी कोई मदद करे, यानी हम लोग को मदद की नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपने से अपने कार्य को करना चाहिए। और ये बात आपने सिखाया है, आप हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हो। नो ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश इट वॉज टू आस्क। अब कांगा ने जब ये बात कही तो फिर हॉकिंस ने क्या कहा, नो, उन्होंने कहा कि नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। अब उनको कांगा को लगा कि लगता है मैंने कुछ गलत बात कह दी, इसलिए वो कहता है कि मैंने ऐसा कहा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लास्ट्रोफोबिक रूम, वो कहते हैं कि जब आपकी बॉडी जो है वो क्लास्ट्रोफोबिक रूम हो। क्लास्ट्रोफोबिक मीन्स क्या होता है, यानी ऐसे लोग जिनको बंद जगह से डर लगता हो, उसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिक। यानी कुछ लोग होते हैं जैसे छोटे कमरे में या छोटी जगह पे, जैसे लिफ्ट में अगर वो जाते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि वो उसमें दब जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। तो वही कहते हैं कांगा, ये हॉकिंस कहते हैं कि व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लास्ट्रोफोबिक, यानी अगर आपको ये क्लास्ट्रोफोबिया है, यानी आपको अगर छोटी जगह से डर लगता है, तो रूम क्लास्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप, अगर आपको ये फोबिया है, यानी छोटी जगह का फोबिया है, अगर छोटी जगह का से डर है अगर आपके मन में, तो आपको लगेगा कि जो आप जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे की जो वॉल्स है, वॉल्स मीन्स दीवार, वो दीवार धीरे धीरे और पतली होती जा रही है और श्रिंक होती जा रही है, यानी सिकुड़ती जा रही है दिन प दिन, और एक दिन आप उस कमरे में दबकर मर जाएंगे, आपको ये फीलिंग आती है। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। और वो कहते हैं कि इट डजंट डू मच, वो कहते हैं कि इससे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कहते हैं कि अगर आपको फोबिया है बंद चीज़ों का और आप एक बंद कमरे में हैं, तो आपको लगेगा कि दिन पे दिन ये कमरा और छोटा होता जा रहा है और इससे आप एक दिन दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाहर जो लोग खड़े रहते हैं उस कमरे के बाहर, ठीक है, इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग। आपको ये देखकर खुशी नहीं होगी कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो आपकी इस स्थिति को देखकर स्माइल करते रहेंगे, विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि आप अभी भी स्टिल, यानी अभी भी आप ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जब आपको क्लास्ट्रोफोबिया हो और आप दबे जा रहे हैं तो भी लोग बाहर खड़े होकर आपको बिल्कुल से स्माइल करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि अरे आप अभी भी जिंदा हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर,
कहने का ये मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आप चाहे जितने आप लोग को जानते हो, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई आपकी जल्दी मदद करने नहीं आएगा, और आपको ऐसा बस बाहर खड़े हो गए लोग तमाशा देखते रहेंगे। ठीक है, कुछ थोड़े ही लोग हैं जो ऐसा आपके साथ हेल्प करने के लिए आएंगे। अब क्या पूछते हैं कांगा उनसे, इज देयर एनी एडवाइस, क्या आपके पास कोई सलाह है, यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप डिसेबल्ड यानी विकलांग लोगों को अपनी कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं। समथिंग दैट यू माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ और बेटर हो जाए। तब वो क्या कहते हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। अब ये स्टूडेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं हॉकिंस, दे शुड कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मीन्स होता है ध्यान लगाना। उनको उस बात पर ध्यान लगाना चाहिए, ऑन वॉट यानी उस चीज़ पर जिसमें दे आर गुड एट, यानी जिस चीज़ पर वो गुड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको उसी चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि अपनी कमज़ोरी पर। इनका ये कहने का मतलब है कि जो विकलांग है, अगर किसी भी तरह से विकलांग है, जैसे अगर उनका पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा है, तो उनको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो शरीर का पार्ट या जो चीज़ उनका बहुत अच्छा काम करता है, जैसे माइंड है या कुछ भी है, तो उनको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उसको और डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि वो उसमें और पारंगत हो सके, ना कि सिर्फ अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान लगाना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप। अब इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से बातें करते करते जो आधे घंटे थे वो पूरे हो गए। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। अब वो क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी गुस्सा दिला दिया। अनॉयड मीन्स गुस्सा। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और इस तरह से वो ग्रीनिंग मीन्स होता है स्माइल करना। स्माइल करते हुए मैंने उनको क्या कहा, थैंक यू फॉर। फॉर का क्या मतलब है, फॉर गिविंग योर टाइम, यानी आगे उन्होंने कहा कि आपको अपना प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। वो कहते हैं कि मैंने उनके शोल्डर को यानी कंधे को टच किया, एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और फिर मैं वहाँ से समर इवनिंग में वापस चला आया। और ये स्टोरी किसने लिखी है, फिरदौस कांगा, और इसको किस बुक में लिखा है, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। इस बुक में उन्होंने अपनी ये पूरी जितना भी कैम्ब्रिज में उन्होंने यात्रा की और क्या क्या उनका अनुभव हुआ, पूरे अनुभव को शेयर किया। आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। स्टूडेंट, ये जो वर्ड मीनिंग है इसे आप अच्छे से कॉपी में लिख कर लर्न किया करिए, क्योंकि इससे आपकी वोकैब बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।